गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज राहुल सिंगला और आपका हमारा एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है। जैसे कि हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं मुगल एम्पायर को लेके, उससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत को डिस्कस किया। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनल किंगडम्स। ये बेसिकली वो टाइम पीरियड बता रहा है जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है। जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है तो उसके बाद जो छोटे छोटे किंगडम्स का ओरिजिन होना स्टार्ट हो रहा है, तो उसके रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। याद रखना, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आप वीडियो पॉज करते करते आप इसके आंसर देते जाएं और एंड में अपना स्कोर भी बताने की कोशिश करें। क्लियर है जी इतनी बात? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, Which of the following caused the decline of Mughal Empire and the emergence of new states? फर्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है कि क्या रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया और नई स्टेट्स इमर्ज होनी शुरू होगी। याद रखना यहां पे नंबरिंग की थोड़ी सी गड़बड़ है, तो यहां पे आप इनको 1 2 3 लेके चलो। पहली स्टेटमेंट क्या है? एम्परर औरंगजेब हैड डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर व्हाइल फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि औरंगजेब ने अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खत्म कर दिए थे क्योंकि उसने बहुत ज्यादा लंबी वॉर लड़ी थी। कहां पे? डेक्कन में। सेकंड, peasants and जमींदारी rebellions in many parts of northern and western India। कह रहे हैं कि नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में उस टाइम पे बहुत ज्यादा पेजेंट एंड जमींदारी रिबेलियंस हो रही थी। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट, इन द मिडस्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस नादिर शाह सैक्ड एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली। कहते ये जो टर्मोइल चल रहा था पॉलिटिकल से भी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसी टाइम पे जो नादिर शाह था, ईरान का रूलर था, उसने यहां पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से क्या हुआ होगा? डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर। तो करेक्ट आंसर हमें बताना है ए ऑप्शन 1 2 एंड 3, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3 एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अब फटाफट इसका आंसर दीजिए, हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। इसका सही आंसर है आंसर डी। सही आंसर क्या है? आंसर डी, डेट इज कि सारी स्टेटमेंट्स ही क्या है? करेक्ट है। अगर मैं बात करूं पहली स्टेटमेंट की, कि जहां पे हमने बोला कि औरंगजेब ने बहुत ज्यादा लंबी वॉर लड़ी थी डेक्कन में जिसकी वजह से उसके मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना, औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के 25 साल किस चीज के लिए दे दिए थे? ड्यूरिंग हिज वॉर इन द डेक्कन। उसने इतना बड़ा कॉन्क्वेस्ट चलाया था कि उसे डेक्कन को कॉन्कर करना था, कि इस प्रोसेस में, इस उसकी लड़ाई में ही बहुत ज्यादा उसने मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या कर दिया था? डिप्लीट कर दिया था। ठीक है जी। तो अगर किसी किंगडम के, किसी राज्य के मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, क्या कम हो रहे हैं? मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास क्या है? एक सेटबैक पड़ रहा है। क्यों सेटबैक क्यों है? क्योंकि अगर किसी राज्य को रूल करना है तो उसे मिलिट्री चाहिए और उसे फाइनेंस चाहिए। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो वो मिलिट्री को फीड कैसे करेगा, जिसकी वजह से उसकी आर्मी अब स्ट्रांग नहीं रहेगी। तो पहला कारण बिल्कुल करेक्ट है कि नए स्टेट्स राइज इसलिए हुए क्योंकि उसने मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो गए थे? डिप्लीट। सेकंड चीज, अब क्योंकि मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, क्या डिप्लीट हो रहे हैं? मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, तो जो किंग होगा उसको क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टैक्स। अब टैक्स के चक्कर में लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जो नॉर्मल पेजेंट है या जमींदार है वो इतना टैक्स पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब टैक्स का प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि जो किंग है उसे भी अपने फाइनेंसिस को पूरा करना है। उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ गया? कॉमन मैन के ऊपर। तो कॉमन मैन क्या करेगा? वो एक ही चीज करेगा, डेट इज रिबिलियन। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि पेजेंट और जमींदार ने रिबिलियन करनी स्टार्ट कर दी इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ माउंटिंग टैक्सेस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब दो चीजें चल रही थी, एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, दूसरा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। तो उसी टाइम पे 1739 में नादिर शाह दिल्ली के ऊपर अटैक कर देता है। दिल्ली के ऊपर अटैक करता है और इनॉर्मस वेल्थ यहां से लेके चला जाता है, जिसका सीधा इफेक्ट कहां पे पड़ेगा? मुगल, अगर हम बात करें फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे पड़ेगा। तो ऑल ऑन ऑल अगर हम बात करें मुगल किंगडम का, मुगल एम्परर के डिक्लाइन का कारण ही यही था, मुगल स्टेट्स के डिक्लाइन का कारण ही यही था कि एक तो फाइनेंशियल एंड मिलिट्री रिसोर्सेज कम हो गए थे, रिबिलियंस होनी स्टार्ट हो गई थी, दूसरा नादिर शाह का अटैक। क्लियर है जी इतनी बात? तो आंसर क्या है हमारा? डी ऑप्शन। इसका सोर्स देख सकते हैं हम क्लास 7th की एनसीईआरटी अवर पास्ट सेकंड चैप्टर 10th पेज नंबर 139 एंड 140। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने यहां पे हाईलाइट करके रखा हुआ। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग गवर्नर्स विद देयर एसोसिएटेड मुगल प्रोविंसेस।
कुछ मुगल प्रोविंसेस हैं, उनके गवर्नर्स के नाम दे रखे हैं, तो हमें बताना है इनमें से इनकरेक्टली मैच कौन सा है। याद रखना पेपर में यहां पे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, इनकरेक्टली मैच। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए 1 and 2, सेकंड 2 ओनली, थर्ड 1 and 3 एंड डी 3 ओनली। अब फटाफट इसका आंसर दीजिए। मैं इसके अगर क्वेश्चन की तरफ चलूं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग गवर्नर्स विद देयर एसोसिएटेड मुगल प्रोविंसेस। दो चीजें पूछी जा रही है। पहली बात, अब मुगल एक रूलर था जिसकी सीट कहां पे थी, पावर की, दिल्ली में थी। दूसरा, वो बाकी एरियाज को कंट्रोल कैसे करते थे, डिफरेंट डिफरेंट अपनी प्रोविंसेस में उन्होंने क्या प्लेस कर रखे थे, गवर्नर्स। याद रखना मुगल रूल कैसे रूल करते थे, थ्रू द हेल्प ऑफ गवर्नर्स इन डिफरेंट प्रोविंसेस। अब जब मुगल रूल या मुगल एम्पायर वीक होना शुरू हो जाएगा, तो ये जितने भी गवर्नर्स हैं, ये जितने भी गवर्नर्स होंगे इस डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर, ये क्या बनने शुरू हो जाएंगे, सेमी ऑटोनॉमस। क्या बनने शुरू हो जाएंगे, सेमी ऑटोनॉमस। मतलब क्या है, अब इनके पास पावर्स बढ़ जाएंगी एज कंपेयर टू जब मुगल रूल क्या था, स्ट्रांग था। जब मुगल रूल वीक होगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं लाइक बंगाल, अवध एंड हैदराबाद, ये क्या होने शुरू हो जाएंगे, पावरफुल होने शुरू हो जाएंगे, जो कि पहले इतने पावरफुल नहीं थे, क्योंकि जब पहले क्या था, मुगल एम्पायर स्ट्रांग था। तो हमारा क्वेश्चन है, सीधा मैच करना है कि गवर्नर कौन से हैं और उनके मुगल प्रोविंसेस कौन से हैं। तो पहला है सादत खान। अगर मैं सादत खान की बात करूं तो वो किसका गवर्नर था, तो सादत खान थे गवर्नर अवध के। सादत खान किसके गवर्नर थे, अवध के। तो पहला तो क्या है, इनकरेक्टली मैच। ठीक है जी। मुर्शिद कुली खान, ये बिल्कुल करेक्टली मैच है, वो किसके थे, बंगाल के। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्टली मैच, तो सेकंड तो हमारा करेक्टली मैच है, तो ए एंड बी ऑप्शंस तो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट। अब बचता क्या है, सी एंड डी ऑप्शन। अगर मैं सी एंड डी ऑप्शन की तरफ चलूं तो हमें पता है 1 हमारा क्या है, इनकरेक्टली मैच। तो ऑप्शन कौन सा बचता है, सी ऑप्शन 1 एंड 3, क्योंकि जो आसफ जाह थे वो कहां के थे, हैदराबाद के। याद रखना आसफ जाही बेसिकली क्या बनते हैं, निजाम ऑफ हैदराबाद। यहां से शुरू होती है आसफ जाही डायनेस्टी। क्लियर है जी। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, इनकरेक्टली मैच, तो सही आंसर क्या है, सी 1 एंड 3। आप इस एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि all the 3 states were founded by the members of high Mughal nobility who had been governors of 3 large provinces, Sadat Khan, Murshid Quli Khan and Asaf Jah। और यहां पे आप देख सकते हैं, among the states that were carved out of the Mughal provinces in 18th century, 3 stand out very prominently. These were Awadh, Bengal and Hyderabad। जैसे जैसे धीरे धीरे मुगल अंपायर से वो स्टेट्स सेमी ऑटोनॉमस होती गई, तो वो ज्यादा क्या बनती गई, पावरफुल बनती गई। और उनमें से जो 3 मेजर पावरफुल थी वो कौन सी थी, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। क्लियर है जी इतनी बात। चलो जी, इसका सोर्स देख सकते हैं, वही क्लास 7 की एनसीईआरटी, अवर पास्ट चैप्टर 2, अवर पास्ट चैप्टर 10, पेज नंबर 142। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टर्म इजारदार्स। पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना इसमें पूछा क्या गया है, इजारदार्स कौन थे इन द 18th सेंचुरी। ए ऑप्शन है बॉन्डेड लेबर, बी प्रोविंसेस गवर्नर्स, सी रेवेन्यू फार्मर्स, डी नन ऑफ द अबव। तो 4 है हमारे पास ऑप्शंस, एक है बॉन्डेड लेबर, प्रोविंसेस गवर्नर्स, रेवेन्यू फार्मर्स एंड डी नन ऑफ द अबव। अब एक चीज याद रखना, जब मुगल रूल वीक होता जा रहा है, नए नए किंगडम्स आने शुरू हो चुके हैं, तो जो पुराने सिस्टम्स हैं जैसे कि जागीरदारी सिस्टम है, वो धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस भी क्या होने शुरू हो जाएंगे, वीक होने शुरू हो जाएंगे। वो इंस्टीट्यूशन भी क्या होने शुरू हो जाएंगे, वीक होने शुरू हो जाएंगे। अब जो लैंड को कलेक्ट करने, रेवेन्यू को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब वो चेंज हो जाएगी। वो चेंज कैसे हो जाएगी, इट विल बी प्रोवाइडेड टू रिच मर्चेंट्स या बैंकर्स। किसको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो उस एरिया के क्या होंगे, रिच मर्चेंट्स या बैंकर्स। और ये बेसिकली राइट्स कैसे मिलेंगे इन लोगों को, जो इनमें क्या होगा, हाईएस्ट बिडर। सपोज करो 3 मर्चेंट्स हैं, ए 1, 2 एंड 3, उनको कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी, क्या, रेवेन्यू कलेक्ट करने की। पर उसके लिए उनको क्या लगानी पड़ेगी, एक बिडिंग करनी पड़ेगी। जो सबसे ज्यादा बिडिंग करेगा उसको क्या मिल जाएंगे, राइट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, राइट्स मिल जाएंगे। जैसे किसी प्लेयर के राइट्स मिल जाते हैं आईपीएल ऑक्शन में, तो वो सरकार को पैसा उस टाइम पे बिडिंग के टाइम पे दे देगा, बट फिर वो खुद इंडिपेंडेंट होगा कि उसको कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, किससे, फार्मर से। पहली बात क्या है कि बिडिंग राइट्स कैसे मिल रहेंगे उसे, बिडिंग राइट्स मिलेंगे थ्रू बिडिंग के थ्रू किसी भी मर्चेंट या बैंकर को। आफ्टर क्या, जब मुगल अंपायर वीक हो रहा है तो नया सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इजारदार। क्या सिस्टम शुरू हो रहा है, इजारदार। तो इजारदार कुछ नहीं है, बेसिकली वो क्या है, रेवेन्यू फार्मर्स है। क्या है, रेवेन्यू फार्मर्स।
तो सही आंसर क्या है? आंसर सी, रेवेन्यू फार्मर्स। अब देख सकते हैं, द स्टेट दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, स्पेशली अवध, इट डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स। अब जो नई नई स्टेट्स आ रही हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लोकल बैंकर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उन्होंने उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है टू द हाईएस्ट बिडर। क्या दे दी है? हाईएस्ट बिडर। अब ये जो हाईएस्ट बिडर्स हैं ये एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी देंगे सर गवर्नमेंट को। क्या देंगे? एक फिक्स सम ऑफ मनी देंगे, बट ये जो फार्मर्स हैं उनमें से कुछ भी अमाउंट का मनी ले सकते हैं। अगर सपोज करो इन्होंने स्टेट को बोल दिया वी विल पे यू 60 रुपीज, बट अब इनके ऊपर है कि ये फार्मर से कितना कलेक्ट कर रहे हैं। 80 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 120 भी कर सकते हैं। तो जितना ये अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहते हैं उस हिसाब से इनको क्या थी? इंडिपेंडेंस थी, बट स्टेट को इनको एक फिक्स अमाउंट देनी थी। बट ये कैसे चूज होते थे? ये चूज भी कैसे होते थे? थ्रू द हाईएस्ट बिडिंग। क्लियर है जितनी बात? तो जो इजारदार से वो बेसिकली क्या थे? रेवेन्यू फार्मर्स। इसका सोर्स क्लास 7th की एनसीईआरटी चैप्टर 10 पेज नंबर 144। अब इसके थ्रू देख सकते हैं इजारदार वर बेसिकली रेवेन्यू फार्मर्स। पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा एक टर्म दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि ये किस रेफरेंस में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस हैव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बिल्ट बाय राजा सवाई जयसिंह? बड़े ही फेमस रूलर रहे हैं राजा सवाई जयसिंह। अब फटाफट लिखिए कमेंट सेक्शन में कि इन्होंने कौन सी सिटी को फाउंड किया था। अगर आप आईपीएल वगैरह देखते हैं तो इनके नाम पे बहुत ज्यादा स्टेडियम भी है, बहुत ज्यादा फेमस स्टेडियम भी है इंडिया के अंदर। तो फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि राजा सवाई जयसिंह कौन सी सिटी के साथ एसोसिएटेड है। तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम ऑप्शंस की तरफ चल रहे हैं तो क्वेश्चन में पूछा गया है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज कहां पे उन्होंने बिल्ड करी थी। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, फिर है जयपुर, फिर है उज्जैन एंड जैसलमेर। तो हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है 1, 2 एंड 3, B 2, 3 एंड 4, C 1, 2 एंड 4 एंड D ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बिल्ट बाय राजा सवाई जयसिंह। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका सोल्यूशन है ए ऑप्शन। बेसिकली याद रखना कि जो राजा सवाई जयसिंह थे उन्होंने सिटी फाउंड की थी कौन सी? जयपुर की। किसकी फाउंड की थी? जयपुर की। तो फिर बाद में उन्होंने कैपिटल भी कहां पे शिफ्ट कर ली थी? अजमेर से जयपुर की तरफ। उन्होंने बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज भी बनाई थी जिन्हें हम बोलते थे वेदशालास। क्या बोलते थे? वेदशालास। और उन्होंने कहां पे बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी एंड उज्जैन। तो जैसलमेर यहां पे ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से हमारा आंसर क्या था? 1, 2 एंड 3। और एक चीज याद कर रखना कि सवाई जय सिंह बेसिकली लास्ट इंडियन रूलर थे जिन्होंने क्या परफॉर्म करे थे? अश्वमेधा सैक्रिफाइस। क्या परफॉर्म करे थे? अश्वमेधा सैक्रिफाइस। तो आपने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा होगा कि अश्वमेधा क्या होता है। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए व्हाट इज एन अश्वमेधा सैक्रिफाइस। तो क्लियर है इतनी बात। राजा सवाई जयसिंह जो थे बेसिकली उन्होंने जयपुर की सिटी फाउंड की, कैपिटल शिफ्ट कर दी और उन्होंने क्या बनाई? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसे कोई सेंटर्स बने जो बेसिकली हेवनली बॉडीज को स्टडी करे। और ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर्स को उस टाइम पे बोला जाता था जंतर मंतर। यहां पे आप देख सकते हैं दीज एस्ट्रोनॉमिकल observatories were known as jantar mantar that were used to study heavenly bodies। क्लियर है जी इतनी बात। इसका सोर्स देख सकते हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी चैप्टर 10 पेज नंबर 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following appropriately refer the term missiles with reference to India in 18th century। अब पूछा जा रहा है कि मिसल किसके रेफरेंस में यूज किया जाता है अगर हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है लैंड ग्रांट्स गिवन अंडर मनसबदारी सिस्टम, B Sikh confederacies, third tax imposed by Marathas on conquered territories, D none of the above। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर क्या है? सिख कॉन्फेडरेसीज। इसका आंसर क्या है? सिख कॉन्फेडरेसीज, दैट इज सॉल्यूशन बी। अब एक चीज याद रखना बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि हमें पता है कि पहले जो सिख कॉन्फेडरेसी से पहले पंजाब में दो दल थे, तरुणा दल एंड बूढ़ा दल। दो दल थे, तरुणा दल एंड बूढ़ा दल। फिर बाद में क्या हुआ? इन्होंने हर एक प्रोविंस पे जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे उनके अंदर एक स्पेसिफिक रूलर्स आने शुरू हो गए। रूलर्स मतलब लीडर्स आने शुरू हो गए, लाइक सुकर चक्किया मिसल, पंगिया मिसल, फुलकिया मिसल, आलू वालिया मिसल। तो पंजाब में ऐसी 12 मिसलें बनी जो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते थे, हर एक दूसरे के साथ, और जिनका अपना अपना एक ऑपरेशनल एरिया था। जिनका क्या था? अपना अपना एक ऑपरेशनल एरिया था जो उन्होंने डिवाइड कर रखा था, जिसके अराउंड वो पंजाब के ऊपर रूल कर रहे थे।
तो पंजाब की अगर हम बात करें लेट 17th सेंचुरी तक बेसिकली जो सिख किंगडम था दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 12 मिसल्स या कॉन्फेडरेसीज। क्या कह सकते हैं? मिसल्स भी कह सकते हैं और इनको कॉन्फेडरेसीज भी कह सकते हैं। तो अगर कभी भी मिसल्स की बात आए तो याद रखना इट वाज रिलेटेड टू सिख कॉन्फेडरेसीज और बेसिकली 12 सिख मिसल्स थी। अब एक चीज, इन सभी मिसल्स को एकजुट किसने किया? एकजुट करने का काम किया महाराजा रंजीत सिंह ने। किसने किया? महाराजा रंजीत सिंह ने, जो कि खुद एक मिसल को बिलोंग करते थे और उस मिसल का नाम था सुकरचकिया मिसल। याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग टू सुकरचकिया मिसल। तो क्लियर है इतनी बात? तो मिसल या कॉन्फेडरेसीज की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन होती है बेसिकली डिफरेंट अगर हम बात करें डिफरेंट लीडर्स की जो एक प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठे होते हैं, एकजुट होते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो सिक्स की अगर हम बात करें मिसल्स की, दैट वर रिलेटेड टू सिख कॉन्फेडरेसीज। इसका सोर्स देख सकते हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी चैप्टर 10 पेज नंबर 149। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग मराठा चीफ्स सरदार्स विद देयर होम प्लेसेस। क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग मराठा चीफ्स विद देयर होम प्लेसेस। अब याद रखना, मराठा सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं थे, इनकी भी अपनी कॉन्फेडरेसी थी। इनकी भी क्या थी? अपनी एक कॉन्फेडरेसी थी, जैसे सिख मिसल्स की क्या थी? कॉन्फेडरेसी। तो महाराष्ट्र के बाहर भी इनकी बेसिकली डिफरेंट जगह पे जो किंगडम था उसके डिफरेंट रूलर्स थे, जो डायनेस्टीज थी बेसिकली। तो यहां पे वही पूछा गया कि हमको इनके साथ क्या करना है? मैच करना है। कुछ मराठा चीज दे रखे हैं लाइक गायकवाड़, सिंधिया, भोंसले, होलकर्स एंड पेशवा। प्लेसेस दे रखी हैं पूना, इंदौर, नागपुर, उज्जैन एंड ग्वालियर एंड बड़ौदा। तो हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। अब फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर दीजिए, तब तक हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। अगर हम गायकवाड़ की बात करें तो वो मैच करते थे ऑप्शन 5 बड़ौदा के साथ। किसके साथ मैच करते थे? बड़ौदा के साथ। तो सीधा सीधा ही हमें पता चल जाता है ऑप्शन से आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, दैट इज 5 4 3 2 1। तो एक बार इसे फिर देख लेते हैं हर एक को। अगर हम सिंधिया की बात करें, बहुत ज्यादा फेमस है, जिन्होंने अभी बीजेपी भी ज्वाइन करी है, तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से ऐसे अभी पॉलिटिकल हमारे लीडर हैं जिन्होंने अभी बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो अगर हम सिंधिया की बात करें तो सिंधिया कहां के हैं? उज्जैन एंड ग्वालियर के, दैट इज बी ऑप्शन मैचेस विद 4th। थर्ड, अगर हम भोंसले की बात करें, भोंसले कहां से हैं? नागपुर से, तो सी तो थर्ड के साथ ही मैच हो गया। अगर हम होलकर्स की बात करें तो वो हैं इंदौर के, ये भी क्लियर हो गया। अगर हम पेशवा की बात करें तो वो कहां से हैं? पूना से। तो सही आंसर क्या हो गया? 5 4 3 2 1। तो हमारा आंसर क्या है? बी ऑप्शन, दैट इज 5 4 3 2 1। क्लियर है जितनी बात? तो इसके सोल्यूशन की तरफ भी चल जाते हैं। द मराठास हैड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वंस कॉन्क्वेस्ट हैड बीन कंप्लीटेड and Maratha ruler was secure. Revenue demands were gradually introduced, taking local conditions into account. Agriculture was encouraged and trade revived. This allowed Maratha chiefs like Sindhi of Gwalior, Gaikwad of Baroda and Bhonsle of Nagpur the resources to raise powerful armies. Maratha's territory outside Maharashtra were divided among the Maratha chiefs as Gaikwad Baroda, Sindhia Ujjain and Gwalior, Bhonsle Nagpur, Holkars Indore and Peshwa Pune. क्लियर है जी इतनी बात? अगर आपने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, वहां पे आपने देखा होगा पेशवा का नाम आएगा बाजीराव का, ठीक है? तो उसकी सीट कहां पे थी? पूना की सीट थी। कहां पे सीट थी उनकी? पूना में। ठीक है जी, चलो जी, इसका सोर्स देख सकते हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी अवर पास टू चैप्टर 10 पेज नंबर 150। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। व्हाट डू द टर्म्स चौथ एंड सरदेशमुखी रेफर टू विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया? पूछा जा रहा है कि चौथ एंड सरदेशमुखी किसके रेफरेंस में यूज किए जाते हैं? पहला, फ्यूडल टाइटल्स गिवन बाय मराठास टू द नोबल्स दैट मेड देम एलिजिबल फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड सैलरी। बेसिकली कह रहे हैं कि एक तरह से फ्यूडल टाइटल्स है, जैसे लाइक मनसबदारी सिस्टम की तरह। सेकंड ऑप्शन, इट वाज अ रिलीजियस टैक्स इंपोज्ड बाय द मुगल एम्परर ऑन द नॉन बिलीवर्स। रिलीजियस टैक्स तो बेसिकली जजिया वगैरह होते थे, उस तरीके का टैक्स हो सकता है। थर्ड ऑप्शन, इट वाज अ टैक्स इंपोज्ड एंड कलेक्टेड बाय मराठास in lieu of promise of non invasion to areas outside their control। मतलब कि टैक्स मराठास लगाते थे उस किसके रिस्पेक्ट में कि अगर आप हमें टैक्स दोगे, हम जो भी हमारे एरिया आउटसाइड हमारे कंट्रोल के हैं तो वहां पे हम इन्वेड नहीं करेंगे। एंड लास्ट, इट वाज अ लैंड रेवेन्यू टैक्स इंपोज्ड बाय मुगल एम्परर इन द डेक्कन एरिया। तो हमें सही आंसर बताना है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बेसिकली सी ऑप्शन, कि इट वाज टैक्स इंपोज्ड एंड कलेक्टेड बाय मराठास। ये टैक्स बेसिकली कौन लगाते थे? मराठास लगाते थे। और इस टैक्स को पॉपुलराइज ही किसने किया था? शिवाजी ने, जो खुद को क्या बोलते थे? सरदेशमुख। क्या बोलते थे? सरदेशमुख, जिससे टैक्स का ओरिजिन हुआ, दैट इज सरदेशमुखी।
चौथ के बदले में या सरदेशमुखी के बदले में जो शाहू थे बेसिकली, जिन्होंने मराठा एम्पायर को फाउंड किया था, उन्होंने कहा कि हम आपको डेक्कन में सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? डेक्कन में सपोर्ट करेंगे। बेसिकली हम आपको इन्वेड नहीं करेंगे, तो टैक्स प्रोवाइड करो और जो एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं है उस एरिया में हम अटैक नहीं करेंगे। तो चौथ बेसिकली 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार्स, एंड सरदेशमुखी इट वाज 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर। क्लियर है जितनी बात? तो कुछ हेड रेवेन्यू कलेक्टर का होता था राइट, जैसे 9 to 10% सरदेशमुखी, और चौथ क्या होता था? 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार्स। क्लियर है जितनी बात? इसका सोर्स देख सकते हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी अवर पास 2 चैप्टर 10 पेज नंबर 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉमन फीचर्स अगेंस्ट द रीजनल किंगडम्स एस्टैब्लिश्ड आउट ऑफ मुगल एम्पायर। कह रहे हैं जो नए किंगडम्स हम बनने शुरू हो गए थे, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, तो उसके क्या कॉमन फीचर्स थे? पहला, दो मैनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय अर्स्टवाइल मुगल नोबल्स। जैसे कि हमने बात करी कि पहले मुगल नोबल्स ही थे, हाई नोबल्स, जो बेसिकली गवर्नर्स थे, उन्होंने लार्जर स्टेट्स को एस्टैब्लिश किया लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, बट दे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दे हैड इनहेरिटेड। बट वो हाईली सस्पिशियस थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने सिस्टम इनहेरिट किया था। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है रादर देन रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। क्या कह रही है? रादर देन रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, all three regimes contracted with revenue farmers for collection of revenue। नेक्स्ट कह रही है कि ऑफिसर्स के ऊपर रिलाई करने की बजाय वो किसको कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने? रेवेन्यू फार्मर्स को। किसको कनेक्ट किया? रेवेन्यू फार्मर, जो हमने पीछे पढ़ा क्या होते हैं? इजारदार होते हैं। ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है ऑल दीज रीजनल स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप विद रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स। क्या कह रहे हैं कि जितनी भी ये स्टेट्स थी उन्होंने किसके साथ अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया? रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स के साथ। तो हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 2 and 3 एंड डी ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है जी इतनी बात? तो अगर हम इसके आंसर की तरफ चलें तो आंसर क्या है? सारी ही स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि उन्होंने जो नए किंग्स बने थे, जो नए किंगडम्स बने थे पुराने अर्शवाइल नोबल से ही, वो पुराने सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते थे, लाइक पर्टिकुलरली द जगीरदारी सिस्टम। उस चीज को खत्म करने के लिए वो क्या लेके आए? इजारदारी सिस्टम लेके आए। क्या लेके आए? इजारदारी सिस्टम, जो धीरे धीरे पूरे 18th सेंचुरी में स्प्रेड होना शुरू हो गया। और जो इजारदारी सिस्टम का बेस ही क्या था कि उनका रिलेशनशिप किसके साथ था? रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स के साथ। क्लियर है जितनी बात? तो तीनों स्टेटमेंट्स ही हमारी क्या है? करेक्ट है। आंसर क्या है? डी ऑप्शन, दैट इज सोर्स क्लास 7 अवर पास 2 चैप्टर 10 पेज नंबर 146। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेशवास अपॉइंटेड बाय मराठास। याद रखना, पेशवा बेसिकली जो किंग था हमारा मराठास का, उसका प्राइम मिनिस्टर होता था। क्या होता था? प्राइम मिनिस्टर होता था। बट आने वाले टाइम में पेशवा ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा एज कंपेयर टू किंग। आपने मूवी में देखा होगा, वो जितनी भी एडवाइसेस लेते थे किससे लेते थे? पेशवा से लेते थे। किससे लेते थे? पेशवा से। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? विद द अपॉइंटमेंट ऑफ भैरम पंथ पिंगले एज पेशवा द इंस्टीट्यूशन ऑफ पेशवा बिकम हेरिडिटरी। कहते हैं जैसे ही भैरम पंथ पिंगले की अपॉइंटमेंट होती है पेशवा में, तो इंस्टीट्यूशन पेशवा का क्या बन जाता है? हेरिडिटरी। सेकंड, बाजीराव बल्लाल वाज अ ग्रेट मराठा जनरल who is credited to have expanded the Maratha kingdom beyond the Vindhyas and is known for his military campaigns। तो पहला कह रहे हैं कि उसकी अपॉइंटमेंट हुई पिंगले भाई साहब की और ऑफिस पेशवा का हेरिडिटरी हो गया। सेकंड, बाजीराव बल्लाल सबसे बड़ा क्या था? मराठा जनरल। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। तो इसका सही आंसर क्या है? दोनों स्टेटमेंट्स ही क्या है? करेक्ट है। जब 1713 में शाहू जी ने अपॉइंट किया भैरम पंथ पिंगले को क्या एज पेशवा, तो वो इंस्टीट्यूशन क्या बन गया? हेरिडिटरी बन गया। किसका? पेशवा का। और पेशवा बेसिकली क्या बन गए? डी फैक्टो रूलर्स बन गए। किसके? मराठा अंपायर के। और जो मराठा किंग का स्टेटस था, इट गॉट रिड्यूस टू अ फ्लैग किंग और रबर स्टैंप ऑफ पेशवा। जो पेशवा चाहता था वही होता था, अगर हम बात करें कि मराठा किंगडम के रिलेटेड। और बाजीराव बल्लाल क्या थे? हमारे ग्रेट मराठा जनरल थे, जिनको क्रेडिट किया जाता है कि उन्होंने मराठा अंपायर को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया। क्लियर है जी? तो आंसर क्या है हमारा? सी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2। सोर्स देख सकते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर 10 पेज नंबर 140। ये हमने हाईलाइट करके यहां पे मैच कर रखा है। ठीक है जी, थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड ट्रेड।
जिसमें हम एनसीईआरटीज डिस्कस करेंगे क्लास 8th की, क्लास 12th की एंड मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र। ठीक है जी, तो हमारी एनसीईआरटी सीरीज को आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है जी, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।